नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु मतलब कि इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम ये बताना आवश्यक है, शायद देश के लोग जानते हों या न जानते हों, चीन एक बहुत ही खतरनाक मंसूबे पर वो योजना बना रहा है और ज़्यादा विस्तार से बताना यहाँ मुमकिन नहीं है। वो शायद 4-5 वर्षों में जो उसका जो वन चाइना पॉलिसी के तहत जो है वो ताइवान को मिलाना चाहता है। दक्षिणी चीन सागर पर अपना दबदबा जो है वो काम करना चाहता है और उसी के तहत उसकी योजना है कि पहले जो है वो भारत उसका एक मुख्य जो टक्कर देने वाला और जो मुख्य जो है वो प्रतिद्वंदी है उससे निपट ले या उसको तनाव में रखे। तो समाचार के माध्यम से आप सभी को मालूम होगा कि चूंकि जब ठंडक शुरू हुई है तब से चीन जो है तमाम अपने सेना और खतरनाक हथियारों के साथ जो है वो जमावड़ा कर रहा है, जो है वो सीमा पर, भारत चीन सीमा पर। तो ये जानकारी जो है बहुत जरूरी है। युद्ध भी हो सकता है क्योंकि भारत भी सजग है और मतलब कि ये देसी बात होगी तो मुंहतोड़ वो जवाब भी देगा और हमारे देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि यदि कोई ऐसी इवेंचुअलिटी आती है, ऐसी परिस्थिति आती है, पूरा देश एक साथ में होता है। खास करके हमारे देश के गद्दारों को थोड़ा सा काबू में रखना पड़ेगा। और तो उसी संबंध में ये बताना जरूरी है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो सुरक्षा के मामले में हमारे भारत के सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रधानमंत्री के बहुत करीब भी हैं और प्रधानमंत्री के बहुत चहेते भी हैं और समय समय पर जो है सुरक्षा को लेकर के और यहाँ तक कि जो उनकी क्षमता है उसके बाहर भी यदि वो कोई हमारी ऐतिहासिक आवश्यकता है, राजनीतिक आवश्यकता है और हमारी सामाजिक आवश्यकता है, उस पर भी वो बोलते रहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के।
आप सभी को याद होगा कि और जिसको लेकर के भारतीय जनता ताकत दल ने कई बार वो उद्धृत भी किया हुआ है कि उन्होंने कहा कि भारत ने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं विदेशी ताकतों के साथ, तो कोई भी विदेशी ताकत हमको जीत नहीं पाई है, हम अपनों से हारे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और वो अपने कौन हैं हराने वाले? तो शायद अजीत डोभाल जो कि अधिकारी हैं, उनकी सीमा है राजनीतिक क्षेत्र में जाकर के इन जो राजनीतिक दुश्मन हैं, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में आ गए हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जो कि भारत को हराती आई हैं और आज भी विद्यमान हैं, और आज भी हमारे जो है जनता में वेश बदल करके वो जनता से वोट छीनना चाहती है, सत्ता में काबिज होना चाहती हैं। तो उनके विषय में भारतीय जनता ताकत दल जो है बराबर अवगत वो करवा रहा है। लेकिन अजीत डोभाल जो कि एक अधिकारी, भले वो अपने भारत सरकार के या भारत के हमारे वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, लेकिन वो अपनी सीमा समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता ताकत दल तो बेबाक रूप से उन खतरनाक ताकतों जिनकी वजह से भारत कभी भी हारा है, तो उनको वो बराबर बता रहा है। इसीलिए तो जो है भारतीय जनता ताकत दल जो है इसके इलाज के लिए जो है भारतीय एकता और भारतीय माहौल के लिए जो है वो कोशिश कर रहा है। हमने एक वीडियो देखा, वो कोई IAS की तैयारी करवाता है, तो उनका हाल का वक्तव्य अजीत डोभाल जी का बिल्कुल हाल का वक्तव्य, उन्होंने जो वक्तव्य दिया था नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, जिसमें कि IPS वाले जो सिलेक्ट होकर के जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो हैदराबाद में नेशनल पुलिस ने, उसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। तो वहां पर वो भाषण देते हुए बताए, थोड़ा सा यानी जो पहले बोले थे कि किन ताकतों से भारत हारा है, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ गए, उसी को थोड़ा सा वो स्पेसिफाई यानी उसको चिन्हित करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे देश के अंदर कई ऐसे तबके हैं जो देश के साथ ही गद्दारी करते हैं। तो ये बात उन्होंने, और उसमें सिविल सोसाइटी का वो नाम वो ले रहे थे। हम इसमें अब इस पर कई वीडियो हम जारी करेंगे कि उनका इशारा किधर था, कहाँ वो नहीं बोल पाए, जो कि भारतीय जनता ताकत दल भी बताएगा कहाँ उनकी सीमा है, कहाँ जो IAS की तैयारी करवाता है, जिसका कोई संस्था है, उसकी भी सीमा है जो कि नहीं बता पाया है, और वो क्या बता रहा था। इस पर कई वीडियो जो है जो कि है राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है, और राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, इससे बढ़ के यानी कोई चीज नहीं है। तो वो जो है बताया जाएगा। तो अजीत डोभाल जी ने बोला कि हमारे देश के अंदर, और खासकर के सिविल सोसाइटी का नाम उन्होंने लिया है, इससे बड़ा खतरा है, और इसी के समकक्ष और भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि देश के साथ गद्दारी करने से वो बाज नहीं आते हैं। वो अब इसके बाद वो जो IAS की जो तैयारी करवाने वाला संस्थान का जो वीडियो जो उनके अजीत डोभाल के वक्तव्य के बाद वो पूरा उसको विस्तार से बता रहा था, तो कुछ उसका भी जो वक्तव्य का सहारा लेते हुए कुछ और भी तथ्य जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने रखे जाएंगे। तो उसके पहले उसी से संबंधित कुछ और भी यानी जो सूचनाएं हैं उसको साझा करना जरूरी है। और उसके पहले एक सूचना और भी साझा करना जरूरी है कि जो ये भारतीयता के, देखिए सबकी इस तरह की जितने भी मर्ज है, इस तरह की जितने भी रोग हैं, जितने समस्याएं हैं, सबका इलाज है
भारतीय एकता, भारतीयता, उसको लाइए। जितनी जल्दी ला सकेंगे, इस तरह की तमाम समस्याओं का एक मुफ्त इलाज है, एक मुफ्त इलाज, इसको लाइए। और जब और एक फायदा और होगा, जिस वक्त आप में भारतीयता का दृष्टिकोण आ जाएगा, वो व्यवहार आ जाएगा, वो आचरण और संस्कार आ जाएगा, बड़े आसानी से आपको बहुत आसानी होगी पहचानने में कि ये जो अखिलेश यादव जो बोलता है वो कितना बड़ा गद्दार है इस देश का। ये बीजेपी वाले जो बोलते हैं वो कितने गद्दार हैं वो इस देश के। मोदी जी जो बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका जो है, ये कितने बड़े गद्दार हैं इस देश के। तब आप लोगों को पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा। और खैर ये राहुल कितना बड़ा गद्दार है, ये जो है वो वामदल वाले कितने गद्दार हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में जब हालांकि इन्हीं समूह ने इतिहास भी लिखवाया है, खास करके स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास जो है इन्हीं जीएनपीसी के चाटुकार इतिहास को ही लेकर लोगों ने पढ़ा है और वही दिमाग में ठूसा हुआ है। लेकिन उसको देख करके और स्रोतों से भी तथ्य इकट्ठा करने की भी आपकी इच्छा जागेगी। आप भी देखेंगे, आप भी समझेंगे, तब पता चलेगा कि ये जो मोहनदास करमचंद गांधी है और जो है जो जवाहरलाल नेहरू है, कितने खतरनाक थे ये भारत के लिए। और कैसा यानी वो छल और साजिश भारत के खिलाफ, यानी अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी करते हुए, उसकी दलाली करते हुए, और जनता के सामने, और जो इतिहासकार तो उसके इतिहासकार ने तो लिखा ही है कि वो आज़ादी की लड़ाई वो लड़े, और आज भी दम भर रहे हैं, आज भी चारी ओर दम भर रहे हैं कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन ये जो गद्दार किस्म की है ये बीजेपी जो है, जो कि उसके सारे पापों को ढक रही है, और ढकने का की बहुत बड़ी एक साजिश और योजना चला रही है। एक बार भी नहीं कहती कि ये जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी इन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, ये अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाल थे। वास्तविकता ये है। कुछ नमूने, कुछ तथ्य जो है वो भारतीय जनता दल ने रखा है। तो ये बताया जा रहा है कि जिसमें हमारे देश के लोगों में भारतीयता और भारतीयता आधारित राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती और आपसी भाईचारा, आपसी जो है सद्भाव और आपसी एकता, आपसी इखलाक मोहब्बत, आपसी प्रेम, श्रद्धा और जो है स्नेह और आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, सब कुछ आ जाएगा तो इन देश के गद्दारों को पहचानना जो है बहुत आसान आपको हो जाएगा। तो शायद हमको या भारतीय जनता दल को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब शायद इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी कि ये देश के गद्दार अगर आपसे वोट मांगे, तब इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये अखिलेश यादव इस देश का गद्दार है, जो कि अपने नेताओं से तालिबान कितना खतरनाक विश्व स्तर पर और भारत के लिए तो खतरनाक है ही। ये तो उसकी ताकत बढ़ती है वहां पर, तालिबान की यदि ताकत जो है अफगानिस्तान में बढ़ती है, पहला खतरा भारत के ऊपर। सारे आतंकवादियों को, पाकिस्तान की तो आर्थिक हालत जो है वो खतरा हो गई है, तो उन आतंकवादियों की अपने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दे करके तो भेजेगा भारत में। तो तालिबान की ताकत माने बढ़ते ही जो है भारत के ऊपर जो है वो खतरा आ जाएगा। तो ये जो है गद्दार किस्म का जो है ये अखिलेश यादव अपने नेताओं से जो है तालिबान का समर्थन करवाता है, और जो आतंकवादी बंद रहते हैं उनके प्रति हमदर्दी दिखाते हुए उनको जेल से छुड़वाने के लिए हाईकोर्ट में जो है वो अर्जी लगवाता है। तो बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, बाकी जो उसका चरित्र है, और असल बात है कि यदि उसी का वर्णन करेंगे तो जो मुख्य विषय भटक जाएगा। लेकिन कल एक वीडियो हम देख रहे थे, तो शायद वो कानपुर के आसपास का कोई दृश्य था,
तो एक कह रहा था कि अरे भाई इस अखिलेश जब मुख्यमंत्री था तो वो कहता था कि बस एक बहुत बड़ा जुमला चलता था, बहुत बड़ा जुमला कि प्लाट बिकाऊ, प्लाट जो है प्लाट बिकाऊ है। मतलब ये सपा के गुंडे जो है कोई भी प्लाट अच्छा देखते थे, कब्जा जो है वो कर लेते थे, और फर्जी जो है वो रजिस्ट्री, फर्जी रजिस्ट्री। तो इस स्तर के वो गुंडे हैं। लेकिन फिर मैं ये बता रहा हूं, ये सारी जो खतरनाक बातें वो समाजवादी पार्टी की हैं, ये बीजेपी वाले नहीं करते हैं। बीजेपी वाले भी कितने बड़े गद्दार हैं कि कितनी खतरनाक ये है समाजवादी पार्टी, और इस प्रकार समाजवादी पार्टी को भी बचाते हैं, उसको जिंदा रखना चाहते हैं ताकि उसी को दिखा करके ये वोट का माहौल ये बना सके, अपने पक्ष में चुनावी माहौल बना सके। इसलिए ये समाजवादी पार्टी को भी अंदर खाने में या अपरोक्ष रूप से उनको भी ये बचाते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी को यही विषय में यही जनता को समझा दिया जाए कि भाई इनका जो है, और सब भूल जाइए, लेकिन इनका गुंडा राज, माफिया राज, दादाओं का राज, और जैसा वो जो है कि वो प्लाट बिकाऊ वाला जो जुमला कि किसी की भी संपत्ति देख लेते थे, किसी का प्लाट देख लेते थे, किसी का मकान देख लेते थे, इसके गुंडे जो है वो कब्जा करते थे। तो ऐसे लोग भी जो है वोट मांग रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि, और वो अखिलेश यादव अकेले नहीं है, ये जो ममता बनर्जी इस देश की बहुत ही खतरनाक किस्म की गद्दार है। लेकिन ये विवेक जो है हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को क्यों नहीं आ रहा है, यह एक जो है बहुत एक प्रश्न है। लेकिन भारतीय जनता दल के पास जब भी मौका मिलेगा, जब भी साधन होगा, हमारे जो है पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में जरूर जाएगा कि इस अभिशाप को हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन क्यों वोट कर रहे हैं। वैसे तो कुछ शिकायतें ये भी हैं कि भाई वो हिंसा, दबंगई और आतंक के बूते जो है वो चुनाव जीतती है। लेकिन फिर भी तो लोग, कुछ लोग वोट तो करते हैं ना कि सारा के वोट तो उसको माने हिंसा, आतंक और दबंगे के आधार पर तो नहीं मिलता होगा। तो जो लोग वोट ये तो पूरी जनता के खिलाफ हो जाए कि इसको वोट नहीं करना है, तो अपने आप जो है वो उखड़ जाएगी। तो कुछ लोग तो भले डर के देते हैं, लेकिन बाकी लोग तो दे रहे हैं ना। तो प्रश्न उन्हीं पर है कि इतना होने पर कौन ऐसे अपने वो भारतीय भाई बहन हैं कि जो क्योंकि इतनी खतरनाक, इतनी गद्दार किस्म की वो ममता बनर्जी को अभी वोट कर रहे हैं। तो उस संबंध में बताना जरूरी है कि जो ये संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्टेड जो अधिकारी होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले, जब वो रिटायर होते हैं तो उनका अलग अलग ये सब बनाए हुए हैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप। उन व्हाट्सएप ग्रुप, अब देखिए, अब उनको मोटी वो पेंशन मिलती होंगी। बौद्धिक वर्ग उनको कहा जाता है। काफी रिसोर्स खा रहे हैं वो इस देश का। लेकिन कितना वो खतरनाक बने हुए हैं। जो अजीत डोभाल तो खैर कर ही रहे हैं, भारतीय जनता दल तो जमाने से कह रहा है कि कितने माने जो कि इस देश के लिए एसेट बन सकते थे और बनना चाहिए, वह इस देश के लिए लायबिलिटी नहीं बल्कि खतरनाक बने हुए, उसका नमूना आपको बता रहे हैं। तो उसी तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम इस तरह की जो है वो जो है नफरत फैलाने वाली जो है वो पोस्ट जो है वो सोशल इंडिया पोस्ट जो है सोशल मीडिया के पोस्ट वो डालते रहते हैं। अब वो एक सोशल मीडिया का पोस्ट डाला कि कुछ बात सही है, कुछ कट्टरवादी किस्म के हैं,
इस्लाम आस्था, ये तो कई बार बताया गया है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, भारतीय भाई बहनों वाला जो तबका है, मैं असल बात यह है, इसको समझने की जरूरत है कि अपना जो समाज पूरा भारतीय समाज है। जरा इसी को समझिए, अपना समाज तो एक ही है, हमारा भारतीय समाज, और उसमें अलग अलग तबके हैं। तो एक तबका है हमारा, यानी उस भारतीय समाज का एक तबका है हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का एक तबका है। उस तबके का एक टुकड़ा है, हिस्सा है कट्टरवादियों का और असामाजिक तत्वों का, हिंसक और उपद्रवी तत्वों का, जो तोड़ फोड़ करते जो भी है। इसकी वजह से मैं ये भी बार बार बताया गया, समझने की जरूरत है कि ये तबका जो है, ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस का और सपाइयों का, आरजेडी वालों का और टीएमसी का, ये मुख्यतः। और कहीं कहीं मान लीजिए ये बीएसपी के या एनसीपी के, इनके भी जो है वो तत्व जो है इनके द्वारा या इनके एजेंट होते हैं और या इन्हीं के समर्थक तत्व होते हैं, जो कि ये जो ताकतें हैं, जो मैं फिर से दे रहा हूं कि सबसे पहले जो आपके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, और फिर टीएमसी के तो इस तरह के तत्व जो है बहुत खतरनाक स्तर पे, टीएमसी के जो इस तरह के जो एजेंट हैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में, जो कट्टरवादी, असामाजिक और उपद्रवी और हिंसक जो तत्व जो है बहुत ही खतरनाक किस्म के। इस तरह का समाचार आता है कि जब वो दुर्गा पूजा का वक्त आता है तो ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए ही उपद्रव करते हैं। तो वो तो बहुत खतरनाक किस्म की मैंने अपना वो पाली हुई है। लेकिन ये सब वर्णन करने की सार्थकता तब होगी जबकि हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन इसको उखाड़ फेंकें। इस जो है ऐसे तर्क से काम नहीं चलेगा कि वो हिंसा के बल पर, उसके बल पर वहाँ जो है कुछ सीमा तक तो बने वो वोट मिलता होगा, लेकिन फिर भी तो जो लोग तब भी जो इसको वोट करते हैं, खास करके ये कहना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का जो तबका है वह भी इसको नस्ल में नाबूद करे, टीएमसी को वो भी जाने, वो पांथिक जो है वो भ्रमजाल से बाहर निकले। ये देश के लिए बहुत वो खतरनाक है, देश के लिए बहुत खतरनाक है ममता बनर्जी। तो ये उनका भी दायित्व बनता है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का जो तबका है वो भी इसको उखाड़ फेंकने में सबके साथ मिलकर के जो है योगदान करे वो। तो आइए उस मुद्दे पर कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के का जो तबका है उसके कुछ ऐसे उसी तबके में कुछ इस तरह के तत्व हैं जो कि असामाजिक भी हैं, कट्टर उनकी सोच है, हिंसा करने वाले भी, उपद्रवी हैं, और लेकिन वो जीएनपीसी, समाजवादी, टीएमसी के मुख्यतः वो एजेंट है और उन्हीं के द्वारा पाले जाते हैं, उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। चुनाव हुआ ऐसे चुनाव या समाज में भड़काना हुआ, नफरत फैलाना हुआ, इस तथ्य को हमारे प्रत्येक जो है खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बहुत अच्छी तरह जो है वो समझना चाहिए। वो बार बार जो है इस नफरत के शिकार हो जाते हैं, जो है पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और माने दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुख की बात है, बहुत दुख की बात है।
भारतीय जनता दल जो बता रहा है कि भाई कुछ जो है असामाजिक, कट्टरवादी, हिंसक, उपद्रवी तत्व होते हैं जो कि इनके द्वारा पाले जाते हैं और इन्हीं के एजेंट होते हैं और यही उनका इस्तेमाल करते हैं। ये समझ जाइए। पूरे 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 माने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को लपेटने की आदत छोड़ दीजिए, बहुत आवश्यक है। और उसी प्रकार ये जो बात पर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, और यहाँ तक कि जो खिलाड़ी था शामी मोहम्मद या शमी मोहम्मद, उसको फट से बोल देना कि वो पाकिस्तान चला जाए, तो तमाम ऐसे मौके रहते हैं। तो जो कट्टरवादी तत्व हैं किसके, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके वाले, तो उसकी बात को लेकर के ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का दायित्व बनता है कि उसको लेकर के पूरे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को मत लपेटे, उससे मत नफरत करें। अब उसी में आगे बढ़ते हैं। और खास करके अभी देखिए त्रिपुरा में घटना हुई, त्रिपुरा की बात को लेकर के अलग अलग पोस्ट डाल करके फिर हिंसा हुई या महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में। ये भारतीय जनता दल की बात कहां तक पहुंच रही है, ये बात मैंने एक सवाल हो सकता है, लेकिन बराबर ये विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और जो है पूरा इसको आगे बढ़ाइए। ये बराबर ये भारतीय जनता दल वो विनती कर रहा है कि भड़काऊ जो खास करके पंथ के नाम पर कि वो मस्जिद के विषय में, कुरान के विषय में, इस्लाम के विषय में कोई कहता है भड़किए मत। ये भड़कना जो है बहुत बड़ी कमजोरी है। इसी कमजोरी का इस देश के गद्दार और जो है कट्टरवादी तत्व जो है इसका फायदा उठाते हैं, इसी का शोषण करते हैं, इसी का दोहन करते हैं, इसी का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को समझिए। किसी के और इन दुष्टों के कुछ माने वो इन दुष्टों के द्वारा कुछ माने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाल देना, और कुरान के विषय में, कुरान भी एक जो है वो धार्मिक ग्रंथ है, मस्जिद भी एक आस्था का केंद्र है, इस्लाम भी एक बहुत महान पंथ है। इसके विषय में कोई कह देता है तो उसकी महानता में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी महानता में उसकी विशालता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भड़के मत। ये भड़कने वाली जो आदत है यही जो है इन देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को मौका देती है। आप कहते हैं ना कि यह देश, अब हमारा मुल्क जो है बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत है। अरे यदि उसकी खूबसूरती को बनाए रखना है तो ये जरूरी है कि गलत रूप में कोई मस्जिद पर टिप्पणी कर दिया या सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दिया, और जो है कोई कुरान पर कुछ अभद्र या अपमानजनक बातें जो है कुरान पर, मस्जिद पर, इस्लाम पर, इस पर जरा भी मत भड़की। ये क्यों सच्चाई है कि ऐसा करने से उसकी महानता पर, उसके कैरेक्टर पर जरा भी असर नहीं पड़ने वाला है। इस तथ्य को समझिए। हाँ, लेकिन भड़केंगे तो देश के जो दुश्मन हैं, जो हमारे देश के दुश्मन जो है अंदर, भारत के अंदर कट्टरवादी तत्व जो है, इसी का दोहन करते हैं। और ऐसी सावधानी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी करनी है कि वो जो है जो अभी बताया कि अच्छा, और उसी प्रकार जो है जैसा कि बताया गया अभी कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का जो है जो कट्टरवादी और हिंसक और उपद्रवी जो तत्व हैं वो इनके द्वारा पाले जाते हैं। किनके द्वारा? जीएनपीसी, आरजेडी, टीएमसी, ये मुख्य और सपाइयों के द्वारा। उसी प्रकार हिंदू सनातन के जो कट्टरवादी तत्व हैं
उनके उनकी तो दो तंजीमें बनी हुई हैं। कौन है वो हिंदू युवा वाहिनी और क्या और इस टाइप से। तो वो कट्टरवादी तत्वों का वो एक तंजीम हो सकता है, लेकिन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसी समझदारी का परिचय दें कि उन कट्टरवादी तत्वों के द्वारा भड़काऊ बातों पर जो है पूरे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को संदेह की दृष्टि से या नफरत की दृष्टि से जो है या दृष्टि से या पूरे समाज को लपेटने की आदत छोड़ें। तो यही वो बताया जा रहा था। और क्यों कि फिर वही बात है कि हिंदू सनातन में जो देवी देवता हैं या जो ग्रंथ है, गीता है, रामायण है या ईश्वर वगैरह हैं या हिंदू सनातन आस्था पर कहने से जो है उसकी जो पुरातन जो परंपरा है, जो उसकी विशालता है, जो उसकी महानता है, जो उसकी शाश्वत का जो गुण है, उस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि इतनी समझदारी विकसित हो जाए तो फिर जो ये कट्टरवादी और तत्व होते हैं जो कि नफरत फैलाने का एक वो दुकान का लीजिए या धंधा ले रखे हैं, सारे धंधे उनके बंद हो जाएंगे। इतना करके देखिए, और ये देश के लिए बहुत जरूरी है। सारा मसला जो है कट्टरवादी तत्वों के शिकार बनने से है। कट्टरवादी तत्वों के उनकी साजिश के शिकार मत बनिए। सिर्फ पांथिक बातों के पंथ मतलब हिंदू सनातन पंथ है, इस्लाम भी एक पंथ है, ईसाई भी एक पंथ है, सिख पंथ भी। पांथिक बातों को लेकर के ये नफरत जो है वो नफरत और भेद विभेद, शंका और फर्क जो है वो या कभी कभी हिंसा भी फैलाने की जो साजिश चलती है, सिर्फ इसीलिए कि उन बातों पर हम भड़के नहीं। सबसे पहले पता जरूर कर लें। हाँ, इतना जरूर है कि कम से कम जनता के स्तर पर या भारतीय भाई बहनों के स्तर पर ऐसे तत्वों का पता जरूर करें और उसको कैसे समाज से बाहर किया जाए, कैसे उसको नष्ट में नाबूद किया जाए, कैसे उसको जो है वो पंप किया जाए, इसके लिए सामूहिक रूप से सोचिए। और ये बहुत जरूरी है। तो आ जाइए उस मुद्दे पर कि जो रिटायर्ड यूपीएससी के सिलेक्टेड अफसर्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप पर इस तरह का वो डाला गया कि कोई मैसूर का कोई रहा होगा कट्टरवादी सोच का मौलवी वगैरह जो भी है, अब ज़्यादा अब नहीं, और कई 3-4 थे, वो इस तरह से कह रहे थे कि जैसे कि वो भारत में कि भारत में रहते कि भारत में ही नहीं रहते हैं। कहते हैं कि अब वो कहते यानी उन बातों को हमको वो कहने में काफ़ी संकोच होता है। कहते हैं कि जो है वो हिंदुओं का जो दीपावली का अवसर पर जो है वो यानी जो बधाई मत दीजिए, बधाई देते हैं तो कैसे दीजिए, होली पर मत करिए, कोई मत करिए। बताइए, उनको पता होना चाहिए कि जिस देश में रहते हैं वो सभी पंथ के मानने वाले, अनुयायी करने वाले, उनका अनुसरण करने वाले इस देश में रहते हैं। कैसे एक साथ रहें, इसको सीखने की जरूरत है। इसके विपरीत वो जो कर रहे थे। लेकिन वही चीज है कि देशभक्ति का माहौल हो, भारतीयता का माहौल हो, तो ऐसे तत्वों को पकड़ करके उनको कुचल करके जो है देश के बाहर जो है वो कर देना चाहिए। तो खैर, तो उसके विषय में एक जवाब दिया गया जब देखिए उसको लेकर के उस जो है रिटायर्ड यूपीएससी सिलेक्टेड अफसर्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह का सोशल मीडिया का पोस्ट उसमें डाला गया, सिर्फ जो है नफरत को फैलाने के लिए। तो भारतीय जनता दल ने उसका जवाब लिखा कि भाई ये जो लिखा है तो और अपने साथियों से कहा कि जरा पता करिए
कि इस तरह का सोशल मीडिया का जो है वो कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से आया है, उसका स्रोत कहाँ से है, नंबर एक। और फिर बताया कि भाई ये जो है सिर्फ समाज में अच्छा, और एक बात और है कि इसको आज तक बताया नहीं गया कि भाई कि तुम इस्लामिक देश में नहीं वो रहते हो, तुम भारत में रहते हो जिसमें कि तुम्हारे इस्लाम के मानने वालों के साथ साथ और भी पंथ के मानने वाले हैं, और उनके साथ रहना है। तुमने आज तक सीखा नहीं है, और आज तक कोई ऐसी सरकार आई नहीं जो कि तुमको सिखा सके। भारत जो है वो भारतीय ताकत दल आ गई तो उनको तो 1 मिनट में सिखा कर देगी, उनको कुचल करके जो है वो बाहर कर देगी इस देश के। तो कोई ऐसा राजनीतिक हस्ती नहीं आई, कोई ऐसी ताकत नहीं आई कि जो उनको सिखा सके कि तुम जो इस देश में रहते हो तो तुम्हारे अलावा और भी पंथ के लोग हैं, और कैसे उनके साथ जो रहा जाएगा या रहा जाना चाहिए, ये सीखो जरा सा। तो आज तक उनको कोई बताया नहीं, तो इस तरह से बोले थे। तो ये समझाया गया उस पर सोशल मीडिया पर कि ये सिर्फ जो भड़काने के लिए यही गद्दारी है, और जो यूपीएससी के सिलेक्टेड ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हैं, जो मोटी मोटी पेंशनें लेते हैं, वो फैला रहे हैं कि इससे नफरत फैले। देखिए ना, लोग कहते हैं कि गद्दार कहाँ है, यही तो है गद्दार। जिनको समझदारी करनी चाहिए कि भाई कि इस तरह सोशल मीडिया का पोस्ट बिल्कुल नहीं जाना कि ये कहाँ से आया है, किसने किया है, देश के साथ गद्दारी है, नफरत ये फैला रहा है, ये जानने की वजह उसको फैला रहे हैं। समझ जाइए, देश हमारा कितने संकट में है। यूपीएससी का नाम आप सुने होंगे, उसके सिलेक्टेड ऑफिसर रिटायर होने के बाद मोटी मोटी उनको वो पेंशनें भी मिलती हैं। वैसे लोग जो है इस तरह की नफरत जो है वो फैलाने के एजेंट वो बन गए हैं। तो खैर जब उसका वो जवाब उस पर भारतीय जनता दल ने उसका जवाब लिखा कि भाई ये नफरत जो है ये इस तरह का लिखना जो है, जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, वो उनकी ये खुराक दे रहा है, बहुत ही पोटेंट खुराक दे रहा है, और उसी खुराक से वो मोटे होकर के, ताकतवर होकर के, फिर वो पूरे जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर वो निशाना साधेंगे, उनको लपेटेंगे, नफरत वो फैलाएंगे। अब फिर उसको दिखा करके इधर के जो इस्लाम आस्था के जो कट्टरवादी तत्व हैं, देखिए इस तरह का वो नफरत फैला रहे हैं। इस प्रकार अब देखे हो ना कि वो पटाखों की दुकान, इधर पटाखा है, उधर पटाखा है, बस एक चिंगारी जो है इधर पटाखे की दुकान में डाल दीजिए तो वो उस दुकान को में चिंगारी फेंकेगा, और इधर वाला जो है वो जो पटाखे की दुकान वो चिंगारी फेंकेगा इस दुकान में। दोनों आपस में फेंकते होते, दोनों दुकानें आपस में कुछ ही देर में नष्ट हो जाएंगी। वही चीज है। तो इसी को कहते हैं विशेष सर्किल, एक बंद वृत्त, बस एक बंद वृत्त में एक जगह चिंगारी आप छोड़ दीजिए। तो ये हालत है यूपीएससी के सिलेक्टेड रिटायर्ड ऑफिसर्स की हालत है, मोटी मोटी पेंशन लेने वाले। आप समझ जाइए ना। तो ये बताया गया कि भाई कि इस तरह का पोस्ट डालना ही जो है इस मुल्क के साथ गद्दारी है, डाला गया। और इसके बाद वो जब जवाब वो डाला गया तो उस जवाब में ये उनका नैतिक साहस नहीं होगा कि नहीं भाई जो ये कहा गया ये गलत है, सही है, कुछ नहीं है, बस वो चुप हो जाएंगे। जितने भी देश के दुष्ट हैं, देश के गद्दार किस्म के हैं, ये तो उनको और भारतीय जनता दल कई रूपों में सोशल मीडिया में जो है वो यानी इस तरह के तमाम गद्दार किस्म के तत्वों को आईना जो है वो दिखाता रहता है, लेकिन वो जवाब देने कि नहीं भाई अब आपने जो कहा वो सही है या गलत है या ये कुछ नहीं, बस वो चुप हो जाएंगे। तो ये हालत है
हमारे यूपीएससी के रिटायर्ड सिलेक्टेड, मैंने सिलेक्टेड रिटायर, सिलेक्शन के बाद तो नौकरी किए होंगे, अब वो रिटायर हो गए और उनका जो है वो सोशल मीडिया के ग्रुप की ये हालत है कि वो जो नफरत फैलाने का एक कैरियर बन गए हैं, वाहक बन गए हैं। फिर इसी तरह का एक खतरनाक वो जो है पोस्ट और आया कि कोई मेघालय सर्किट हाईकोर्ट बेंच, मेघालय सर्किट हाईकोर्ट बेंच का कोई जस्टिस है, कोई संदीप सेन या सुदीप सेन करके कोई, वो कह रहा है कि हम अब भारत सरकार से कहेंगे, मोदी सरकार से कहेंगे कि इसको हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। क्या है कि जब मुसलमान वहाँ चले गए तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना। और इसके बाद वो हालांकि न्यायालय पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन कोई न्यायाधीश इस तरह से लिखेगा और वो भी जिससे कि नफरत फैलती है, भारतीय जनता दल बेखौफ ऐसे जजों को जो है वो बेनकाब करेगा, कोई डर नहीं है। तो वो कह रहा है कि जो विभाजन हुआ उसमें हिंदू सिख बहुत मारे गए, लगता है क्योंकि उसमें इस्लाम आता के मैंने उसके कहने के अनुसार सिर्फ हिंदू सिख ही मारे गए और जो है वो और इस्लाम आता के लोग जो है बिल्कुल साफ साफ बच गए। और उसके आगे भी कह रहा था कि जितनी कुर्बानियां हुई आज़ादी के लिए जो है उसमें सिर्फ हिंदू सिख थे और उसमें इस्लाम आता का कोई था नहीं। इस तरह का वक्तव्य तो जो कट्टरवादी तत्व ही वो दे सकता है। तो खैर इसके विषय में और आगे जाने की बजाय, चूंकि मैंने बहुत पहले कहा था कि जिन संस्थाओं के प्रति लोग भयभीत रहते हैं, हम आप भयभीत रहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन संस्थाओं में भी इस तरह के तत्व आपको पाए जाते हैं। आप सभी आश्चर्य मत करिए। मैंने पहले बताया था कि जो जीएनपीसी है, जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कागज है, ये और वाम दलों ने आपस में मिलकर के जितने भी मार्मिक हमारे अंग हैं हमारे देश के, तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो मार्मिक अंग में मतलब जिसमें कि उच्च न्यायपालिका आती है। उच्च न्यायपालिका में कौन आता है? जितने में हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट आता है। तो उच्च न्यायपालिका मैंने अपने जुडिशियल सिस्टम के, अपने न्यायपालिका पद्धति के जो हायर जो जुडिशियरी है, वो ब्यूरोक्रेसी, जिसमें कि आईएएस आईपीएस यूपीएससी वाले जाते हैं, और बौद्धिक वर्ग और आपका मीडिया पत्रकारों का, ये पूरा में जो है ये जीएनपीसी ने अपने एजेंडों को ठूस के रखा हुआ है। ये बीजेपी वाले कभी नहीं कहते। भारतीय जनता दल जिसके पास कोई साधन नहीं है, कोई से नहीं, लेकिन बराबर कह रहा है, और ये किसी न किसी रूप में देश के लिए खतरा है। ये सब टुकड़ों में बात करते हैं। कब बात करेंगे? कहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी में स्वतः संज्ञान ले लिया, और जगहों पर इसने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? वो कैसे भाई लेगा? भाई क्यों लेगा वो? जब इस तरह के तत्व भरे हुए हैं तो वो जो है उसी अनुसार वो काम करते हैं, और बाकी सबों से मिलाट वो करवाते हैं। लोग डरते हैं कि न्यायपालिका वो भी इतनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से यानी कौन उलझेगा, लोग डरते हैं। लेकिन भारतीय जनता दल ने पता है कि इस पर भड़कने की बजाय बस ये समझ लीजिए कि इसमें इस तरह के खतरनाक तत्व भरे हुए हैं, जिससे माने देश को तो परेशानी हो ही रही है, जनता को परेशानी हो रही है। और तमाम ऐसे उदाहरण हैं। अरे चिदम्बरम को इसी दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 बार भेज दिया, 20 बार जमानत दिया उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने। भारत तेरे टुकड़े होंगे,
इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसको इसी दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दिया। थोड़ा भी उसकी आत्मा नहीं जागी कि भाई कि इतनी खतरनाक जो है ये गद्दारी किया है कन्हैया कुमार ने। जैसे वो मेघालय हाईकोर्ट का कह रहा था कि उनको कह रहा था ना मोदी सरकार को कि वो हिंदू राष्ट्र बना दे। ये भी कह सकते, दिल्ली हाईकोर्ट भी कह सकती थी कि भाई ये मामला न्यायालय है नहीं, इसको सीधे सेना के हवाले करिए। नहीं कहा ना, लेकिन उसने दे दिया जमानत। जमानत देते हुए वो फिल्मी गाना लिख रहा है। तो इस पर ज्यादा वो मैंने दुखड़ा न करते हुए और दुख न जताते हुए ये जरूरी है जो जैसा कि भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है कि वो जो है इस तरह के तत्व वो भरे हुए हैं। जब भी अन्य भारतीय जनता दल को मौका आएगा, आप लोगों का आशीर्वाद होगा, सत्ता का उपकरण हाथ में होगा, इसके भी सफाई का पुख्ता और मुकम्मल वो इंतजाम करेगा। तो वो जो पोस्ट डाला गया था वो सर तो अखबार की कटिंग थी, अखबार की कटिंग थी कि जिसमें वो जो है सर्किट बेंच ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट जो कि वहाँ थी मेघालय शिलांग में, और उसका न्यायमूर्ति था कोई सुदीप सेन करके। तो जो कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था, तो उसका जवाब में दिया गया कि भाई हिंदू राष्ट्र की बात करना ही जो है जो विभाजन जो हमारे देश की इतनी बड़ी त्रासदी है, जिसमें 25 से 30 लाख लोगों ने जान दिया, और 25 से 30 लाख लोगों ने जो जान दिया, उसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी हैं उसमें। और 3 करोड़ लोगों के घर उजड़े, जब 3 करोड़ लोगों के घर उजड़े तो उसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी हैं उसमें। और इतनी बड़ी वो त्रासदी, और उसी में एक पाकिस्तान का भी जन्म हुआ, और वो पाकिस्तान कोई पड़ोसी की तरह रहने के लिए नहीं, बल्कि भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के गोद में बैठ करके भारत पर चाकू चलाने के लिए उस पाकिस्तान को पैदा किया गया। और इतने उसी से कश्मीर की समस्या, कश्मीर में आतंकवाद की समस्या, तालिबान की समस्या, और जो है वो उसी से बांग्लादेश ने निकला, वो बांग्लादेश की समस्या, बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या, वो एनआरसी की समस्या, सारी समस्याएं जो है ये पैदा हुई उसी से, देश विभाजन से। और देश विभाजन करने वाले यही दो देश के सबसे बड़े गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और सबसे बड़े गद्दार जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी। इन दोनों ने जो है नेहरू के हाथ में सत्ता छीनने के लिए, कब्जाने के लिए इन सबों ने देश को बांटा हुआ है। तो इस अपराध को जो ही आप मांग करेंगे कि हिंदू राष्ट्र के, तो इनके, अच्छा, और चूंकि एक बहुत बड़ी हमारी राष्ट्रीय त्रासदी, बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी है, ट्रेजेडी है, और कई मामलों में यह अभिशाप है। जो मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस कार्य समिति में दबाव डाल करके पास करवा रहा था ताकि देश को बांटा जा सके, और दूसरी ओर जनता से झूठ भी बोल रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। तो वो जो 15 अगस्त है, जिसको कि सब बोलते हैं कि ये आज़ादी का दिवस है, ये तो कई बार बताया गया है, आज़ादी के दिवस वो हो नहीं सकता। वो देश के साथ विश्वासघात का जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा एक विश्वासघात का दिवस है। हमारे जो 25 से 30 लाख लोगों की जान गई, जो है
उनके नरसंहार का दिवस है। 3 करोड़ से ऊपर जो हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े, उनकी त्रासदी का दिवस है। ये आजादी का दिवस नहीं, बल्कि हाँ, वो जो गद्दार था जवाहरलाल नेहरू, जिसको सत्ता मिल गई, सत्ता मिलने के बाद वो खुद ही बोला कि हमारा सौभाग्य के साथ मिलन हो गया और हम सौभाग्यशाली हो गए, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी हो गया, उसके लिए हो गया। तो इतने बड़े गद्दारों की गद्दारी जो है छुप जाएगी यदि वह हिंदू राष्ट्र की मांग की जाएगी, बताया गया। और वो फिर नेहरू की सारी गद्दारी, जो कि वो तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, वो दे दिया। नेपाल मिलना चाह रहा था, वो नहीं मिला है। अपने देश की खुद की जमीन 42,000 वर्ग मील और कोई और सीमा पर कोई सड़क नहीं बनाया। इतना ही नहीं, अपनी सेना के लिए एक सुई तक नहीं बनने दिया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू। सन 62 की लड़ाई में हमारे सारे जो जवान जो है निहत्थे मारे गए इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के कारण। अरे असल में विस्तार से बताया जाए, सब विस्तार से बताया जाए और ठीक से बताया जाए तो कई एपिसोड लगेगा, लेकिन इतना ही संक्षेप में हमारे भारतीय भाई बन जाने, इससे बढ़कर नेहरू से बढ़कर कोई गद्दार जो है पूरे इतिहास में नहीं है। लेकिन उसकी गद्दारी को छुपाने के लिए जो है जेएनपीसी ने वो पुख्ता वो इंतजाम किया, और बाकी जिन लोगों ने जान दिया, कुर्बानी दी, शादी थी, उनको किसी को आतंकवादी, किसी को वो करके जो है वो पीछे ही रखा। यही तो है जेएनपीसी कितनी बड़ी गद्दार है वो इस देश की। अब उसी साजिश में बीजेपी भी शामिल हो गई है। बीजेपी भी जो है इन जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी को छुपाने के लिए, और हमारे जो है जो अमर शहीद हैं सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह को हमेशा जो पृष्ठभूमि में रखने वाली साजिश में बीजेपी और आरएसएस वाले भी शामिल हो गए। तो ये भी गद्दार हैं, और इसीलिए मोदी महोदय जो है इनकी भी पूजा करते हैं, इनकी भी पूजा करते हैं। तो जब इस तरह का जवाबी पोस्ट डाला गया, तब इसके बाद फिर वही ग्रुप जो इसके द्वारा जो नफरत फैला रहा था, कौन, यूपीएससी के द्वारा सिलेक्टेड अफसरों का जो रिटायर्ड लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप था, बताइए, मोटी पेंशन लेने वाले देश के कितने खतरनाक किस्म के हो गए, देखिए ना। और तो इसके बाद चुप हो गए, बल्कि वो जवाब नहीं दिए कि भाई जो ये जवाब दिया गया है वो गलत है या सही है, कुछ नहीं। और जो जितने भी इस टाइप के देश के गद्दार और दुष्ट होते हैं, जब उनको आईना दिखाया जाता है तो उनके पास नैतिक साहस नहीं होता है कि भाई उसको कह सकें कि गलत है या सही है, बस वो चुप हो जाएंगे। और फिर कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद जो फिर वही वो हरकत वो करते रहते हैं। ये उनकी फितरत है और ये उनकी वो विशेषता है। तो वो चुप हो गए। फिर ये बताया जब फिर इस प्रकार का एक तीसरा पोस्ट कि कोई वो कहाँ का, पोलैंड का कि हालैंड का कोई पता नहीं इतिहासकार बोल रहा था कि वो कहाँ से उसको ज्ञान मिल गया, कह रहा कि माने वो 1000 ईस्वी से लेकर के 15 से 25 ईस्वी तक 10 करोड़ हिंदू जो है इन मुसलमानों के द्वारा मारे गए। बताइए, 10 करोड़ तो आबादी, वो 10 करोड़ तो आबादी भी नहीं थी। अब ये कहते ये नफरत जो फैलाने वाले तत्व जो है अब जो वहां से ला रहे हैं, तो उसका भी जवाब दिया गया। उसका भी भारतीय जनता दल ने जवाब दिया कि ये इस तरह का आंकड़ा जो है क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्या भारत में जो है वो जो देश, एक ही देश तो बचा है,
शांतिप्रिय हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए भी, और हमारे जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए भी मैं फिर से कह दे रहा हूं कि हमारे जो शांतिप्रिय इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तथा हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए बस एक ही देश ये बचा है, भारत। तो क्या इसमें आग लगानी है क्या? ये जो पिछली बात को लेकर के कि यहाँ से कि 1000 ईस्वी से लेकर के 15 से 25 ईस्वी तक जो है वो 10 करोड़ हिंदू मारे गए। यहां तो बेबात का, बगैर आधार का सब आग लगाने के लिए बैठे हुए हैं भारत में। सीए देखिए ना, सीए क्या था? सीए जो है वो बाहर से जो आ रहे हैं वो भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित, हालांकि उसमें थोड़ा सा दोष था कि भाई जो इस्लाम आस्था के भी जो प्रताड़ित हो, इसलिए कि वो भी जो है वो प्रताड़ित होते हैं, इस बात नहीं है। अब देखिए इसमें अफगानिस्तान में तो वो तालिबान खुद जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय तालिबान जो है खुद जो है इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों को मार रहा है वो। तो ये कहना कि भाई कि इस्लाम आस्था के लोग जो है वो प्रताड़ित नहीं, वो प्रताड़ित वो भी है। तो ये थोड़ी सी कमी है, लेकिन वो किसी भी रूप में जो हमारे देश में रह रहे हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, उनके लिए तो है ही नहीं। लेकिन कितना बड़ा झूठ फैला करके जो है पूरा देश में हिंसा फैलाई गई। दिल्ली में तो दो बार हिंसा, और कहाँ हिंसा है? लखनऊ में, नदवा में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंसा, तोड़ फोड़, आगजनी, देश को अस्थिर करना। और ये गद्दार सोनिया गांधी लोगों को भड़का रही है झूठ के द्वारा। तो यहाँ तो बेबात के बाद आधारहीन बातों के आधार पर जो है देश को जलाने के लिए वो बटे हुए हैं। कृषि कानून के नाम पर जो है सालों साल जो है उसमें कई वो किसान जो है वो मारे गए। और जहाँ जब भी ऐसा अवसर मौका आता है तो भारत विरोधी जो अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं और जो कुछ तंजीम है, खास करके ये खालिस्तानी और खालिस्तानी में वो जो है SFJ, सिख फॉर जस्टिस, सब कुछ पड़े थे। और जिस वक्त ये फैला जाएगा कि 10 करोड़ मुसलमान 10 करोड़ हिंदू मारे गए मुसलमानों के द्वारा, तो क्या होगा? वो पूरी आग लग जाएगी। और आग लगाने वाले इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं भारतीय जनता गद्दार, बिल्कुल अस्वस्थ कर रहा है। ये YouTube के माध्यम से भी कह रहा है और उसमें भी बताया, जो जवाब में भी। तो फिर वो चुप हो गए और कुछ जवाब तक नहीं दिए कि वो जो पोस्ट डाले थे कि वो भी कोई इतिहासकार था, हालैंड का या पोलैंड का रहा होगा, कोई कोनराड एलस्ट, यही नाम था उसका, कोनराड एलस्ट, ये कर रहा था कि 1000 ईस्वी से लेकर के 15 से 25 ईस्वी तक जो है 10 करोड़ हिंदू मारे गए। बस इसके विषय में भारतीय जनता दल ने कई बार वो बताया हुआ है कि इस तरह का जो ये फैलाते हैं हमारे जो मुगल जो मुगल यानी सल्तनत है, और भी इस तरह की सल्तनत है, जैसे आपका लोधी वंश है, आपका ये तुगलक वंश है और शार्की वंश है, तो वो तमाम इस तरह के वंश हैं। उनके खिलाफ जो है ये सब बोलते रहते हैं कट्टरवादी तत्व। अब ये बात जरूर है कि कट्टरवादी तत्वों का बड़ा असर रहता है वो पूरे समाज में। ये तो दुख की बात है। तो कट्टरवादी तत्व पूरा वोकल होकर के, पूरा मुखर होकर के सरेआम और बेहयाई से बोलते रहते हैं। तो हमारे
जो मुगल जो वंशावली है और हमारे जैसे लोधी वंश है, जो और भी जो सल्तनत है, लोधी वंश है और तुगलक वंश है इत्यादि जो है, इनको आक्रांता बोलते हैं। ऐसे आक्रांता कहने वाले देश के खतरनाक दुश्मन है, भारतीय जनता दल स्पष्ट कह रहा है। और ऐसे दुश्मनों को भारतीय जनता दल को जब भी आशीर्वाद मिलेगा अपने अवाम का, इनको 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 कुचल के रख देगा, ताकि इनकी हिम्मत आदत वो सदा सदा के लिए छूट जाए। जो आक्रांता बोलने से वो आग लगती है। कई बार ये बताया गया है कि भाई हमारे लिए अकबर भी आदरणीय हैं और उनके समकक्ष जो है जो महाराणा प्रताप है वो भी आदरणीय है, सम्माननीय है। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन महाराणा प्रताप का नाम लेकर के जो है अकबर के खिलाफ नफरत फैलाई जाए, यह देश को मंजूर नहीं है। और उसी प्रकार शिवाजी जो महाराज हैं आदरणीय है, सम्माननीय है। लेकिन शिवाजी आदरणीय सम्माननीय इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग सम्राट औरंगजेब का सम्मान न करें। सम्राट औरंगजेब कम से कम नियम पालन, सख्ती, अनुशासन के लिए जो है सबसे बड़े आदर्श हैं। उनके खिलाफ मैंने तो कई कट्टरवादियों से भी पूछा भाई क्या कि इस तरह का नफरत वो तुम क्यों फैलाते हो? बस एक ही तर्क उन्हें रहता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। वैसे मंदिर कोई राष्ट्र का प्रतीक नहीं है, मस्जिद कोई राष्ट्र का प्रतीक नहीं है, गिरजाघर कोई राष्ट्र का प्रतीक नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया, आस्था का केंद्र हो सकता है लेकिन राष्ट्र का प्रतीक नहीं है वो। तो हमने उनको आईना दिखाया कि ये मोदी महोदय जो आपके हैं ना, ये मुख्यमंत्री थे वहां पर गुजरात में, और उन्होंने अहमदाबाद में अतिक्रमण यानी वो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए 100 से अधिक मंदिरों को तोड़ा। भारतीय जनता दल उनकी इस कार्रवाई का समर्थन भी करता है कि भाई जनता की सहूलियत के लिए, जनता की सुविधा के लिए, उसकी आवश्यकता के लिए यदि मंदिर तोड़ा जाता है या मस्जिद तोड़ा जाता है या गिरजाघर तोड़ा जाता है या गुरुद्वारा तोड़ा जाता है, वो जरूरी है। ठीक है उन्होंने तो मोदी जब तोड़े तो ठीक है। औरंगजेब ने मंदिर भी तोड़ा था और मस्जिद भी तोड़ा था। तो इस तरह की बातें जो है वो फैलाने की जरूरत है कि जो ये आक्रांता बोलते हैं, इस आक्रांता वाली आदत को कुचलने की आवश्यकता है। और जो आक्रांता बोलते हैं वो देश के दुश्मन है। तो अभी और भी बताने की जरूरत है कि अजीत डोभाल ने जब दूसरी बार इस पर चिंता जताई, खास करके जो नेशनल पुलिस एकेडमी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में जो प्रोबेशनर आईपीएस वाले थे उनको एड्रेस करते हुए जो बोले थे उसके संबंध में, यानी देश में कौन कौन गद्दार हैं कुछ बताए थे। और उसी बात को लेकर के जो आईएएस की जो तैयारी करवा रहा था वो भी कुछ चिन्हित कर रहा था। लेकिन भारतीय जनता दल और विस्तार से बताएगा कि कौन कौन गद्दार हैं इस देश में। और खास करके इस समय जिसमें कि चीन जो है वो बिल्डअप कर रहा है अपना सेना और साजो सामान, हथियार वगैरह सीमा पर, तो देश के अंदर के गद्दारों को भी चिन्हित करना बताना जरूरी है और देशभक्ति भी मिलानी भी आवश्यक है। और इसका एकमात्र इलाज भारतीयता, राष्ट्रभक्ति, भारतीयता आधारित राष्ट्रभक्ति। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।